गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का डॉपलर विस्तारण। देखो डॉपलर विस्तारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अपना डॉपलर इफेक्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसके रिलेटिव है ये। कोई भी अगर कंपन करता हो कण है, मतलब कोई भी अपने पास पिंड है, अपने पास कण है जो क्या कर रहे हो, कंपन कर रहे हो। जो कोई कंपन करेगा कण, तो कंपन करता हुआ कण विरामावस्था में नहीं होता, मतलब रुका हुआ नहीं होता। विरामावस्था ना होकर उसका जो वेग होता है वो ज्यादा तेज होता है, वेग ज्यादा होता है उसका। तो वेग ज्यादा होने के कारण, मतलब गति ज्यादा वेग ज्यादा है, तो वेग ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर डॉपलर इफेक्ट लगता है, डॉपलर प्रभाव लगता है। इसके ऊपर क्या लगेगा, डॉपलर प्रभाव लगेगा। डॉपलर प्रभाव जो लगेगा इसके ऊपर, डॉपलर प्रभाव लगने के कारण इसकी जो आवृत्ति होगी वो परिवर्तित होगी, चेंजिंग आ जाएगी आवृत्ति में। आवृत्ति में चेंजिंग आने का उसकी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है, कोई भी घट है उसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है, उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं की चौड़ाई अपरिमित हो जाती है, मतलब ज्यादा चौड़ाई भी हो सकती है, उसकी अपरिमित हो जाती है। आवृत्ति चेंजिंग हुई, आवृत्ति चेंजिंग उसकी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं है, रेखाओं की जो चौड़ाई है वो अपरिमित होगी। अपरिमित होने के कारण स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई अपरिमित हुई, उसके अपरिमित होने को ही इस फैक्ट को, मतलब कोई भी कंपन करता हुआ कण है विरामावस्था ना होगा, उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण उस पर क्या लगेगा, डॉपलर इफेक्ट लगता है। डॉपलर जब प्रभाव लगता है तो उसकी आवृत्ति चेंज होती है। उसकी आवृत्ति चेंज होने के कारण उसकी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या है उसकी चौड़ाई अपरिमित हो जाती है। इस चौड़ाई को ही अपरिमित होने को ही डॉपलर रेखाओं का विस्तारण कहते हैं, या स्पेक्ट्रमी रेखाओं का डॉपलर विस्तारण कहते हैं। इसको ही क्या प्रभाव पड़ा, विरामावस्था में तेज गति के कारण इसकी आवृत्ति चेंज हुई, जिसके स्पेक्ट्रम रेखाओं का चौड़ाई अपरिमित हुई। इसी चीज को अपने स्पेक्ट्रम रेखाओं का डॉपलर विस्तारण कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं अपने पूरी विस्तार से। मानो कि कोई एक प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कण है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, उसका अपने मानी उत्सर्जित कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति होगी, उसकी आवृत्ति मानी म्यू जीरो उसकी आवृत्ति है। जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कोई फोटोन है उसकी आवृत्ति म्यू जीरो है। जब इसको एक अपने नली के अंदर रखते हैं, गैस का नली के अंदर रखते हैं, तो उसकी क्या होती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है। इसको रखा तो किसी गति ऊर्जा बढ़ गई। अभी तय था विरामावस्था में ना होकर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है। और जो इसका वेग होता है, कण है जो, उस कण का जो वेग होएगा, वेग मैक्सवेल के वेग सिद्धांत के अनुसार ही उसका वेग का मान होता है। जो मैक्सवेल का वेग सिद्धांत का जो मान था वेग का, जो अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ गया है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पूरी विस्तार पूर्वक अपने इसकी चर्चा करी हुई है मैक्सवेल का वेग वितरण नियम की। वही वेग जो उस कण का होगा, गैस में जो होता है, जो गैस के नल को डालने से उस कण का होगा वेग इसके बराबर होगा। अब मानो उस कण का वेग मानो मैंने c है। जब वो कण प्रेक्षक के पास आ रहा है, मान लो कि वो जो कण है जिसकी आवृत्ति v0 है, ये कण है, कण की आवृत्ति v0 है, जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। जब ये प्रेक्षक के पास आ रहा है, प्रेक्षक के पास आने के कारण इसका जो आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू 1 प्लस v पॉइंट में c होगी। कितनी हो जाएगी, म्यू 1 प्लस v पॉइंट में c। v क्या है, जिस वेग से वो गति कर रहा है। c प्रकाश का वेग है जो प्रकाश उत्सर्जित किया आपने। अगर ये कहा ना प्रेक्षक के पास आ रहा था, अगर प्रेक्षक से दूर जा रहा है, प्रेक्षक से कण दूर जा रहा है, तो उसकी आवृत्ति म्यू 1 माइनस v पॉइंट में c होगी, इसके बराबर होगी। प्रेक्षक के पास आ रहा है तो प्लस में, दूर जा रहा है तो माइनस में होगी। अब देखो कोई भी अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई अनंत तक होती है।
कोई फिक्स नहीं होती, कितनी भी हो सकती है उसकी। और कोई भी कण है, कण का वेग भी क्या होगा, 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जब तक कोई कण अनंत होएगा और उसका वेग किसके रूप में ले रहा है, किसका फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैक्सवेल के वेग वितरण का फॉर्मूला लगेगा। तो 0 से इन्फिनिटी तक होएगा, मतलब मैक्सवेल का वितरण का नियम लग रहा है। और जो कण आ रहा है, जो सज्जित कर कण अपने, जिसको अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो अपने कण ले रहे हैं, उस कण का वेग है v। c प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश से कण अपने ने सज्जित किया। μ0 उसकी आवृत्ति है, कण की आवृत्ति है μ0। 0 से इन्फिनिटी तक होएगा, लेकिन सारे कण इन्फिनिटी होएगा तो वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनंत वेग है, तो तोड़ नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते उसका। तो अपने ने एक लिया, मान लो कि वेग है v, इसको रफ कर लेते हैं। अपने ने एक परास ले ली, जो कि मैक्सवेल के वेग वितरण नियम में सबसे पहली बात ये की गई थी कि हम जो कण लेते हैं, कण के एक फिक्स वेग ना लेकर एक परास में लेते हैं। मान लो 2 से 5 तक कितने कण आ रहे वो लेते हैं। ये आप अच्छी तरह देखना लेक्चर, उसमें सारी डिस्कस करी भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल जाएगा, उसको देख के आप पूरा अच्छी तरह समझ सकते हो। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम का ही रूल लग रहा है इसमें। तो इसमें एक परास ले रहा हूं, परास क्या है, वेग v से v प्लस dv तक ले रहा हूं। ये परास ले ली मैंने, इनके बीच में माना कणों की संख्या मानी मैंने dn है। तो कणों की संख्या dn होने के कारण, कणों की संख्या dn है, और dn होने के कारण उसके ऊपर जो वेग होगा, तो मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से वेग कितना होगा, n0 a e की पावर माइनस mv स्क्वायर 2kt dv माइनस mv स्क्वायर अपॉन में 2kt dv। ये होता है मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का सूत्र। ये अपने फॉर्मूला डेरिवेट भी किया था पूरा, उसको आपको पार्ट सेकंड में मिल जाए उसका। dn बराबर n0 a e माइनस mv स्क्वायर अपॉन में 2kt dv। ये होगा कण का वेग। किन कण का वेग होगा, जिनका वेग v और v प्लस dv के बीच में कण का वेग है, उन कणों की संख्या dn इतनी होगी। ये कणों की संख्या आ गई वही, यहां मतलब कि 2 से 5 तक मीटर पर सेकंड, जिन कणों का वेग इतना है, मान लो कणों की संख्या 1001 है, तो वो कणों की संख्या ये dn है, ये कणों की संख्या है। तो कणों की संख्या है, तो कणों की आवृत्ति भी होगी। तो माना ऐसे कणों की तीव्रता, तीव्रता मैंने आई मानी, तो ऐसे कणों की तीव्रता आई होगी, मैं कणों की तीव्रता आई मान ली, तो इसे फॉर्मूला क्या है, आई बराबर I0 e की पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन में 2kt। ये ऐसे कणों की तीव्रता होगी। उन कणों की तीव्रता कितनी होगी, ये होगी, कणों की संख्या ये होगी, और कणों का वेग ये होगा। ये तीनों चीज आ गई, वेग, संख्या और तीव्रता। दोनों कंपेयर करें तो I0 क्या होगा, n0 a होगा। ये दोनों समीकरणों को कंपेयर करने पर अपने से एक ही प्रास की बात कर रहे हैं, v से v प्लस dv तक। ये प्रास ली अपने ने, इस प्रास में कणों का वेग इतना है, तो उन कणों की संख्या ये है, उन कणों की तीव्रता ये है। तो ये थी कणों की अपने यहां से तीव्रता आ गई। इसके बारे में बात करते अपने, कोई भी अपने चौड़ाई है, अपने बात किसी करें स्पेक्ट्रमी रेखाओं की। मान लो कि कोई स्पेक्ट्रमी रेखा केंद्रीय चौड़ाई, अपने स्पेक्ट्रमी रेखा पढ़ के आई है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखा 12th में थी, फर्स्ट ईयर में भी थी, अपने पूरा इसका पूरा सीधा पढ़ के आई है। स्पेक्ट्रमी रेखा की मान लो केंद्रीय स्पेक्ट्रमी रेखा है, उसकी अपने ने केंद्रीय स्पेक्ट्रमी रेखा की मान ली v0 है, उसका वेग v है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई, केंद्रीय स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई कितनी होगी, लैम्डा 0 मानी। तो लैम्डा 0 बराबर क्या होगा, c अपॉन में μ0 होगा। ये फॉर्मूला सब जानते हैं, छोटी छोटी क्लास में आता है, तुरंत दे दे बराबर होता है, c अपॉन में म्यू होता है, म्यू क्या तीव्रता, ये क्या चौड़ाई, जिस केंद्रीय स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई होगी। अब केंद्रीय स्पेक्ट्रम रेखा से कोई और स्पेक्ट्रम रेखा आ जाए,
जिसकी मान लो एक्स एक्स पर दूरी है, एक्स है, तो उनकी चौड़ाई कितनी होगी? लैम्डा 0 से एक्स तक की स्पेक्ट्रम में रेखाओं की चौड़ाई कितनी होगी, उसका अपने लिखते हैं सी पॉइंट में म्यू 0 1 पॉइंट सी पॉइंट में बी, ये उन की चौड़ाई होगी। ये किसकी है? केंद्रीय स्पेक्ट्रम रेखा। मान लो कि स्पेक्ट्रम बन रहा है, उसके बीच की जो ये है उसको साइड में मान लो एक्स एक्स दूरी पर इतनी है, तो इसकी चौड़ाई ये होगी। सी पॉइंट में म्यू 0 1 प्लस वी पॉइंट में सी, 1 प्लस वी पॉइंट में सी होती है। ये केंद्रीय स्पेक्ट्रम रेखा की चौड़ाई है। ये केंद्रीय से अपने क्या निकालना है कि स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई में कितना अंतर आ रहा है, वो निकालना है। मतलब केंद्र कितनी थी, एक्स एक्स इतनी है, इनकी चौड़ाई में क्या अंतर आ रहा है, वो अपने निकालना है। डॉपलर इफेक्ट लगने का इनकी चौड़ाई में इतना अंतर आ रहा है। इसको जो सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं अपने 1 माइनस वी पॉइंट में सी, इनके दोनों मल्टीपल से ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसको सोल्व करते हैं अपने। तो सोल्व करने पर इसका एक मान प्राप्त होता है अपने को। सी पॉइंट में ये म्यू 0 है तीव्रता, म्यू 0 आवर्ती है, 1 माइनस वी पॉइंट में सी। इधर क्या आएगा, लेमडा 0 माइनस ये आएगा इसको सोल्व करने पर, लैम्डा 0 माइनस वी पॉइंट में म्यू 0। ये वी तीव्रता, ये वी वेग वाला है और ये म्यू 0 तीव्रता है। थोड़ा डिफरेंस देखना, तुलना करा मैंने इसे, तो x बराबर क्या आ गया, v0 आ गया। ये से सोल्व करी समीकरण, तो ये समीकरण आई, इन दोनों में तुलना करी तो ये इक्वेशन आ गई। मैं यहां से v की वैल्यू निकाल रहा हूं, x म्यू 0, क्योंकि मुझे तो चौड़ाई से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। यही मतलब था अपने को, अपने को जो उसकी तीव्रता है उसकी तीव्रता में फर्क आया। मान लो कि तीव्रता x अक्ष की तरफ जाती हो, ये समीकरण थी अपने पास, आवर्ती कारण कितनी चेंजिंग आई तीव्रता में, तो आवर्ती की वैल्यू पुट करनी पड़ी। मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, v की जगह ये मान रख रहा हूं x म्यू नॉट। ये आगे उसे केंद्रीय चौड़ाई आई एक्स बराबर आई 0 ई की पावर माइनस एम म्यू 0 स्केयर अपॉन 2 गेटी एक्स के। ये आ गई, उसकी तीव्रता में इतनी चेंजिंग आएगी, मतलब तीव्रता और आवर्ती में संबंध आ गया। इसकी तीव्रता और आवर्ती में संबंध आ गया। अब मैं ये मान के चल रहा हूं बीटा, ये सारे कांस्टेंट के रूप में है, चलो लगभग मान फिक्स होते सबके, एम अपॉन में म्यू 0 स्केयर अपॉन 2 के टी। तो क्या आ गया, आई एक्स बराबर आई 0 ई की पावर माइनस बीटा एक्स के। ये समीकरण आ गया। बीटा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूप में लिख लिया मैंने इसको, एक बीटा कांस्टेंट नाम दे दिया, तो ये कांस्टेंट रूप में अपने ये लिख दिया। तो अब जो, तो इसका मतलब ये समीकरण आई अपनी तीव्रता की, कि जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, जो कण कंपन कर रहा है, कण कंपन करने के कारण उसकी स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता में ये चेंजिंग आएगी। I0 थी, I0 से इतनी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसको मान पर डिपेंड करेगा। पहले कितनी थी, जब हमने शुरू में कण लिया था I0 थी, अधिकतम I0 थी, अब उसके बाद IX बन गई। ये अपने समीकरण थी तीव्रता की। ये था स्पेक्ट्रम रेखा का डॉपलर विस्तारण। स्पेक्ट्रम रेखा है, उसकी चौड़ाई में कितना अंतर आया, उसका कितना इफेक्ट पड़ा डॉपलर इफेक्ट के कारण, तो ये इतना इफेक्ट पड़ा उसकी तीव्रता में। चौड़ाई में निकाल लिया था पहले मैंने, उसके ये पड़ा। अब अपने बात करते हैं इसके ग्राफ, देखो कैसे बनेगा, ई की पावर है तो इसका ग्राफ लोग ऐसे बनेगा। ये दोनों बीच में चौड़ाई है, ये है बी, ये बिट्टा लिख दो।
ये ग्राफ बनेगा इसकी। ये चलाती है अर्ध चौड़ाई पॉइंट। अब इसकी अर्ध चौड़ाई की बात करते हैं। अर्ध चौड़ाई पर क्या होएगा ये, जैसे क्या हो, अर्ध चौड़ाई हो तो अर्ध चौड़ाई पर क्या मान फर्क पड़ेगा। अर्ध चौड़ाई पर आई एक्स का मान I0/2 हो जाएगा, अधिकतम मान का आधा, तो आई एक्स की वैल्यू I0/2 रख सकता हूं मैं। अर्ध चौड़ाई पॉइंट का मतलब ये होता है I0/2 होता है। I0 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 इधर चल जाएगा, तो इधर 1 रह गया, 2e⁻ बीटा एक्स, इधर आके प्लस का आ जाएगा बराबर 2, इधर आके लॉग में हो जाएगा, मतलब ये समीकरण आ गई बीटा एक्स के बराबर log 2 हो गए। इसको अपने पूरा सोल्व करेंगे, बीटा एक्स के बराबर log 2, जो ये अर्ध चौड़ाई पॉइंट है इसको x मान लिया, जो इसको b लिख सकते हैं अपने। जो ये x है ये अर्ध चौड़ाई पॉइंट के बीच की दूरी है, ये दोनों चौड़ाई के बीच की दूरी बीटा है, और ये दोनों अर्ध चौड़ाई पॉइंट है, इनके बीच की दूरी अपने x लिया है। x लिया मैं इसको p पुट कर रहा हूँ, p लूंगा, या x लिया p छोड़ो, चलो b ले लेते हैं इसको, x की जगह मैं b पुट कर रहा हूँ। ये दोनों अर्ध चौड़ाई पॉइंट जो है ग्राफ में, अर्ध चौड़ाई पॉइंट है उनके बीच की दूरी b होगी, तो ये पुट कर रहे हैं अपने बीटा b स्क्वायर बराबर log 2। इस मेकन से बीटा का मान पुट कर रहे हैं mu0 स्क्वायर 2kt, b स्क्वायर बराबर log 2। ये सारा उधर ले जा रहा हूं मैं, b स्क्वायर रख रहा हूं इधर। ये क्या है, अर्ध चौड़ाई पॉइंट, जो अर्ध चौड़ाई पॉइंट है उनके बीच की दूरी है b, ये 2kt log 2 अपॉन में mu0 की स्क्वायर। इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, उधर एक अंडर में हो जाएगा, अंडर 2kt log 2 अपॉन में mu0 की स्क्वायर। mu0 आ जाएगा बाहर, b बराबर अंडर से स्क्वायर हट जाएगी तो पार आ जाएगा। ये v0 मतलब ये आवर्ती है, वेग नहीं है, ये mu0 कहते हैं इसको, 2kt log 2 अपॉन में m। ये आगे b बराबर ये होगा, b बराबर ये संबंध आ गया। अब देखो अपने शुरू में पढ़ा था केंद्रीय चौड़ाई, केंद्रीय चौड़ाई है λ0, उसका मान क्या था, c अपॉन में mu0 था ना। केंद्रीय चौड़ाई का मान क्या था, c अपॉन में mu0 था। अब मैं यहाँ 1 अपॉन में mu0 या mu0 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो मैं केंद्रीय चौड़ाई की तुरंत दे पर चल जाइए, केंद्रीय चौड़ाई की चौड़ाई पता चल जाएगी कितनी चौड़ाई है। इसे क्या निकाल रहा हूं, अर्ध तरंग की केंद्रीय चौड़ाई निकाल रहा हूं, तो मैं इसके mu0 की जगह वैल्यू पुट करूंगा, तो mu0 आ गया c अपॉन में λ0, यहाँ पुट कर रहा हूं मैं। तो 1 अपॉन में चाहिए तो इसको उल्टा लिख देंगे, इन दोनों उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन mu0 वही हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने λ0 अपॉन में c, 2kt log 2, अंदर जाएगा तो इसकी स्क्वायर के रूप में जाएगा ये अंदर, इसको मैं कैपिटल MC स्क्वायर लिख रहा हूं। b दोनों के बीच की दूरी थी, इसको मैं कैपिटल M के रूप में लिख रहा हूं। जब इसको मैं कैपिटल M के रूप में लिखूंगा तो ऊपर ये भी चेंज हो जाएगा,
KT है, इसको घनत्व में लिखते हैं अपने, तो यहाँ K की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो 2RT क्या आ गया, 2RT आ गया अपॉन MC स्क्वायर। K की वैल्यू पुट करिए अपने ने, K की वैल्यू पुट होता है K अपॉन में M बराबर क्या होता है, R अपॉन में कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, उसका जो द्रव्यमान है, टोटल का द्रव्यमान, कण का टोटल द्रव्यमान है। इसको रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो B बराबर क्या आ गया, लैम्डा 0 अपॉन में C अंडर रूट 2 log 2RT, ये 2 इसके अंदर है log के, अपॉन में M, मतलब 20 समानुपाती T अपॉन M। जो 2 भी कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है, लैम्डा 0 केंद्र चुराई की लंबाई है, मतलब एक तरह कांस्टेंट है, उसे फिक्स होगी। C प्रकाश का वेग फिक्स होता है, तो 20 समानुपाती अंडर रूट T अपॉन में M आ गया। मतलब B का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो T पर डिपेंड कर रहा है और एक M पर डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके जो द्रव्यमान है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कोई कण भारी है तो अर्ध चौड़ाई पॉइंट कम होएंगे, दूरी कम होएगी उनके बीच की, अगर हल्के पदार्थ है तो अर्ध चौड़ाई पॉइंटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी। तो इससे ये सिद्ध होता है ये अर्ध चौड़ाई पॉइंट B समानुपाती 1 पौन और B समानुपाती रूट T। अगर कण हल्के हैं तो अर्ध चौड़ाई पॉइंट के बीच की दूरी ज्यादा है, कण भारी है तो अर्ध चौड़ाई पॉइंट के बीच की दूरी कम है। तो ये था अपने पास डॉपलर इफेक्ट के कारण स्पेक्ट्रम रेखाओं का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो है मतलब स्पेक्ट्रम रेखाओं का डॉपलर विस्तारण। अपना नियम पूरा होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का टॉपिक अपना यही है, समाप्त हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।